पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी उन चंद किताबों में से एक है कि जिनको मैं बार बार पढ़ चुका हूँ, और जब भी इस किताब को पढ़ता हूँ तो इससे कुछ ऐसे लेसन्स मिलते हैं जो कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सेविंग के हवाले से या इन जनरल पैसे के हवाले से, उसमें कोई नए बाब का इजाफा होता है और नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पावरफुल लेसन्स की बात करूंगा जो कि इस किताब से मैंने सीखे हैं और वो आपके गोशगुजार किए जाएंगे। और इनकी बेसिस पे आपको अगर लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है तो फिर मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि फिर आप भी इस किताब को पढ़िए, क्योंकि इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जिहतें मिलेंगी जो कि शायद एज अ नॉर्मल लेमैन पैसे के हवाले से, सेविंग के हवाले से या इन्वेस्टिंग के हवाले से आपके जहन में नहीं आ रही होती। पहला बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन जो कि इस किताब से हमें मिलता है उसमें ये आथर कह रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा एज एन इन्वेस्टर जो मैटर करती है चीज़ वो आपका डिसिप्लिन है, आपका पेशेंस है और आपका इमोशनल बैलेंस या इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है। और यही आपकी फाइनेंशियल सक्सेस के अंदर मेन रोल प्ले करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम लोग अक्सर ये समझ रहे होते हैं कि शायद स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग में या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या स्मार्ट प्ले करना होगा। लेकिन आथर ने बड़ी डिटेल में इस किताब के अंदर बताया है कि ये चीज़ कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, मैथमेटिकली आप कितना अच्छा चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, ये चीज़ें इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हैं इन द लॉन्ग रन एज अ रियल इन्वेस्टर। क्योंकि अगर आप एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ चलते हैं और अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल प्रॉपर्ली रखते हैं तो आप इवन बहुत ज़्यादा स्मार्ट ना भी हों तो एट द एंड आपके जो डिसीजंस होंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे और आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेंगे। तो इस लेसन को हमेशा जहन में रखें और अपने आप को ये मत सोचें कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने स्कूल में या जो आपकी एजुकेशनल जर्नी थी उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं भी थे, या मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस या इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट नहीं भी थे, तो दैट डज़न्ट मीन कि आप इन्वेस्टिंग की जर्नी में कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ इसका वाइस वर्सा भी जहन में रखिए कि ज़रूरी नहीं कि जो बंदा मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग था, अकाउंटिंग में बहुत स्ट्रांग था, उतना ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी बनेगा। अब जो दूसरा लेसन है इस किताब में वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे आजकल की जो एक एजाइल वर्ल्ड है जिसके अंदर लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में होते हैं, तो उस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आथर ये कह रहे हैं कि जो रियल वेल्थ होती है वो बनाने के लिए आप, ये टाइमिंग नहीं बल्कि टाइम इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर के अंदर वो जहां उनकी कुछ ट्रेड्स कामयाब हो जाती हैं उसमें मेजॉरिटी में उनको लॉसेस हो रहे होते हैं, और एट द एंड वो नुकसान का ही बायस बन जाता है। तो इसमें आथर ये कह रहे हैं कि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट को आप जितना टाइम देंगे, जितने लंबे अरसे के लिए आप मार्केट में रहेंगे और मुसलसल यानी कि कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्ट करते रहेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसको इम्प्रूव करते रहेंगे, उसमें ऐड ऑन करते रहेंगे और कंपाउंडिंग करते रहेंगे, तभी आप उसमें असल फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक बड़ी एक रियलिस्टिक बात है, और हम भी अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी देखें तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप चौके छक्के वक्ती तौर पे लगा भी दें तो फिर ये भी मुमकिन है कि अगली ही गेंद पे आप क्लीन बोल्ड हो जाएं, आप हिट विकेट हो जाएं। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में चलते हैं तो मार्केट के अंदर जो वक्ती तौर पे नॉइज़ भी होता है, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं पॉलिटिकल और रीजनल या ग्लोबल फैक्टर की वजह से, तो उन सब का असर ज़ायल हो जाता है और इन द लॉन्ग रन आप फ़ायदे में ही रहते हैं। और इसमें आप जितना फिर कंपाउंडिंग करते हैं उतना ज़्यादा आप मज़ीद अपनी वेल्थ को ग्रो कर रहे होते हैं। इस हवाले से ऑलरेडी मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी रुपी कास्ट एवरेजिंग के हवाले से, कि वो आप करके कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हैं और लॉन्ग रन में फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा लेसन है इस बुक से जो मैंने अखज़ किया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये जो शो ऑफ होता है या जो हमारा एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश होती है उस हवाले से बड़ा सिग्निफिकेंट लेसन है। और इसमें आखिर ये कहते हैं कि जो रियल वेल्थ है वो नहीं है जो नज़र आ रही होती है या जो आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, बल्कि हकीकी दौलत वो होती है जो आप सेव कर रहे होते हैं, जिसको आप खर्च नहीं कर रहे होते और जो लोगों को नज़र नहीं आ रही होती और आप उसको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं।
अब अमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि वो लोग जो कि बड़ी-बड़ी लग्ज़री गाड़ियों के अंदर सफ़र कर रहे हों, या जिनके घर घर जो हैं वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ के ज़ुमरे में आ रहे हों, या जिन लोगों की जो ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर उनका लाइफ़स्टाइल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उनकी वेल्थ शो हो रही हो, तो हम समझते हैं कि वो लोग वेल्दी हैं। लेकिन ऑथर ये कह रहे हैं कि रियल वेल्दी लोग वो होते हैं जो डाउन टू अर्थ होते हैं, और अपनी जो भी उनको पैसा आ रहा होता है किसी भी स्ट्रीम से आ रहा होता है, जैसे आपका कोई जॉब से आ रहा है, किसी बिजनेस से आ रहा है, या इन्वेस्टमेंट्स में से आ रहा है, तो जितना ज़्यादा आप उसको सेव करके उसको एक फ्रूगल अप्रोच के साथ वापस री इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहे हैं, अपना जो आपका एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से जर्नी है, उसमें आप उसको मज़ीद ऐड ऑन कर रहे हैं, तो उतना ही ज़्यादा आप वेल्दी हैं, और यही आपकी रियल वेल्थ होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, और कोशिश करें कि आपके जो भी लाइफस्टाइल है उसके अंदर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें, और अपने पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। और सही तरीके से यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, या एक स्पेसिफिक लेवल तक आपका जो लाइफस्टाइल मेंटेनेंस है वो ज़रूर करें, लेकिन उसमें अयाशी, या उसमें फजूल खर्ची, या उसमें वो चीज़ें जो सिर्फ दिखलावा हो, जो दुनिया को दिखाने के लिए, या लोगों की नज़रों में मोतबर बनने के लिए, या लोगों की नज़रों में रिच शो होने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा अपना पैसा उड़ाते हैं, तो आपके भी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी मिसालें होंगी आपके ओस पड़ोस में या आस-पास में, या आपके जो सर्कल है उसमें भी ऐसे लोग आपको नज़र आएँगे, या जिनकी मिसालें आपके सामने होंगी कि उन लोगों के पास बहुत पैसा था, लेकिन उस पैसे को उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किया, उस पैसे को उन्होंने ठीक से इन्वेस्ट नहीं किया, उस पैसे को वो सँभाल नहीं सके, और निस्बतन ये और नतीजतन ये हुआ कि वो अब दोबारा से उसी सिचुएशन में चले गए हैं कि उनके पास वो पैसा भी नहीं रहा, और उनकी जो फाइनेंशियल जर्नी है वो फ्लॉप हो चुकी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है हम सब के लिए कि पैसे को हमने बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अदरवाइज़ पैसा ऐसी चीज़ है जो बड़ी जल्दी आपसे वापस जा भी सकता है। इसके बाद जो चौथा लेसन इस किताब में से है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा अहम ये है कि आप कितना बचा पा रहे हैं। अब हम अपने गिरदोपेश में भी देखें तो बहुत से लोग होते हैं जो कि लाखों में बल्कि मिलियंस में कमा रहे होते हैं, लेकिन जो उनका बॉटम है, यानी कि जो एट द एंड उनके पास बचता है, वो कुछ भी नहीं होता। जितना ज़्यादा उनकी इनकम बढ़ती है, उतना ज़्यादा वो अपने अखराजात को भी बढ़ा रहे होते हैं और सेविंग नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उसके बरक्स वो लोग जो कि थोड़ा भी कमा रहे हैं, लेकिन उसमें से एक सिग्निफिकेंट सेव करके उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि इस लेसन को सीखें, और आप अपनी जो भी इनकम है आपकी जॉब से आ रही है, या किसी भी दीगर जो इनकम स्ट्रीम है उससे आ रही है, तो उसको प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ यूटिलाइज करें, और उसमें से सिग्निफिकेंट अमाउंट को बचा कर उसको इन्वेस्ट करें। तो यही वो तरीका है जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज एक एक ऐसा शख्स जो कि 12 लाख एज एन एग्जांपल कमा रहा है, लेकिन उसमें से अगर वो बचा कुछ नहीं रहा, तो उसके बरक्स वो बंदा जो कि सिर्फ 1 लाख कमा रहा है, अगर उसमें से वो 20,000 बचा के इन्वेस्ट कर रहा है, तो ज़्यादा वो सक्सेसफुल होगा, और वो ज़्यादा एक बेहतर पोजीशन में होगा डाउन द रोड। इसके बाद जो पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है इस किताब में से, वो ये है कि जो हिस्टोरिकल डेटा होता है, यानी कि माजी के जो अदाद व शुमार होते हैं, वो यूज़फुल तो ज़रूर हो सकते हैं फॉर आवर रिसर्च और फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आथर ने बड़ा क्लियरली इसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जो हिस्ट्री है, इट डज़ नॉट नेसेसरीली रिपीट इटसेल्फ ऑल द टाइम्स। ये मत समझें कि माजी के अंदर फॉर एग्जांपल कोई रिसेशन आया था या कोई बूम आया था, तो उस वक्त जो सिचुएशन बनी थी, जिस तरह मार्केट ने रिएक्ट किया था, और उसके बाद उसके जो आउटकम्स आए थे, हमेशा वैसे ही होगा। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर उनका इन्हिसार होता है, तो ज़रूरी नहीं कि माजी में जैसा हुआ वैसा ही हो। और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज़ के हवाले से भी जब आप एनालिसिस कर रहे हो, तो अब ये देख लेना कि माजी में फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने किस तरह की उसकी डिविडेंड यील्ड थी, ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में भी वही हो। इसी तरह किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, या फ्लड्स आ जाते हैं, या इंटरनेशनली कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, तो उस वक्त कौन सी कंपनीज या कौन से सेक्टर्स किस तरह रिएक्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि माजी में जैसे उन्होंने किया आगे भी वैसे ही करें। तो ये बड़ा एक आई ओपनर है इस किताब के अंदर, जिसमें आथर ये कह रहे हैं कि माजी को ज़रूर परखें, लेकिन फ्यूचर के हवाले से कभी भी आप पास्ट की बेसिस पे प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते, बल्कि आपको टाइम टू टाइम सिचुएशन को रीअसेस करना होगा, और तभी आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने जहन में रखना है एज एन इन्वेस्टर।
तो वैसे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें लेसन्स हैं आपके लिए, लेकिन उसमें से 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल कर ये इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए कितनी यूज़फुल है एज एन इन्वेस्टर। और आई विल हाईली रेकमेंड कि ये किताब और दीगर जो इस तरह की बुक्स हैं स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग के हवाले से या इन जनरल पर्सनल फाइनेंस के हवाले से, उनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस तरह के नॉलेज से अपने आप को इक्विप करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में कामयाबी की तरफ गामजन हो सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।